हेलो एंड वेलकम टू चहल अकेडमी। आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। मिडाइवल हिस्ट्री की सीरीज़ में फिर से आपका एक स्वागत है। उम्मीद है कि आपने पीछे की सारी वीडियोस को कंप्लीट किया होगा। आज हम मिडाइवल हिस्ट्री की लास्ट टॉपिक पे हैं, जहां हम मुगल एम्पायर के बारे में बात करेंगे। आप सब जानते होंगे कि हमने एनसीईआरटी फेज के अंदर काफ़ी सारे टॉपिक्स को कंप्लीट कर लिया है। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि यूपीएससी इस पर्टिकुलर टॉपिक से किस तरीके के सवाल पूछता है। और मैं पहले भी कह चुका हूं कि पॉलिटिकल हिस्ट्री के सवाल ज़्यादातर नहीं आते। हमें ज़्यादातर पूछा जाता है कि किस तरीके की एडमिनिस्ट्रेशन थी, आखिर किस तरीके का आर्ट उन्होंने किया, कौन सा कलर सबसे ज़्यादा यूज़ करते थे, पेंटिंग में क्या काम किया, अकबर की रिलीजियस पॉलिसी क्या थी। इन सारी चीज़ों पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और उसके साथ साथ ही कोशिश आपको ये करनी है कि यहाँ से प्रीलिम बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं कि जो कि टर्म बेस्ड होते हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आप जानेंगे तो मुगल एम्पायर की शुरुआत के पीछे आप सब जानते हैं कि सबसे बड़ा हाथ बाबर का था। जी हाँ, ये जो फाउंडेशन रखी गई है ये बाबर ने 1526 के अंदर, आपको याद होगा, जो फर्स्ट बैटल लड़ी गई थी और इसमें दिल्ली सल्तनत का डिक्लाइन हुआ। डिक्लाइन बैटल ऑफ पानीपत में आप सब जानते हैं कि इब्राहिम लोदी, जो कि बहुत ही बड़ा नाम था और दिल्ली सल्तनत को एक कंप्लीट स्ट्रक्चर के अंदर लेके आया था, और वहाँ से जो शुरुआत हुई, फिर इंडिया के अंदर जो मल्टीपल कल्चर हमें देखने को मिले, डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेशन जो हमें देखने को मिली, और पूरी इंडिया का कंसेप्ट इस वाली वॉर ने बदल के रख दिया। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, पर एज फार एज लाइक जीएस में ये सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। लेकिन इसके साथ मुगल रूलों की कंट्रीब्यूशन के अंदर हमारी सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन जो मिलती है, जिस बुक को सबसे ज्यादा पढ़ा जाता है, वो है बाबर नामा। ये बहुत इंपॉर्टेंट होगी एंड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन बताती है कि आखिर किस तरीके से मुगलों की शुरुआत हुई और किस टाइप का रूल उन्होंने इंडिया में किया था। इस बुक के अंदर काफी सारी इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग इंडिया की सोसाइटी, इकोनॉमी, पॉलिटी, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब भी हिस्टोरियंस मिडाइवल हिस्ट्री की बात करते हैं, इस बुक के अंदर हमें यह पता चलता है कि वाकई में बाबर ने जो उस समय देखा, किस तरीके की इंफॉर्मेशन हमें दी गई, और आज भी हम इसको एज ए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के अंदर लेते हैं। सबसे पहले अगर जाने हम तो इस फेज के अंदर 1526 टू 1530 एक एक्सपेंशन हमें देखने को मिला। बाबर की तरफ से कोशिश की गई थी कि जो उस समय के लोकल चीफ हैं उनको किसी तरीके से मोटिवेट करके अपनी ओर जोड़ लिया जाए, और वो डेक्कन का जो कि सल्तनत बनी थी, जो मैंने इससे पहले वीडियो में डिस्कस किया है, उसके ऊपर किस तरीके से कंप्लीट कंट्रोल आएगा, आखिर कैसे भारत का साउथ का एरिया मुगलों की टेरिटरी में बनेगा। इन सारी चीजों को समय लगा, लेकिन इसके बाद बाबर की डेथ के बाद मुगल एम्पायर एक बार फिर से लड़ खड़ा गया। हुमायूं के आने के बाद ऐसी कोशिशें हुई कि शायद वो फिर से वो अथॉरिटी, वो एडमिनिस्ट्रेशन हो पाएगी, लेकिन उनसे नहीं हो पाया। हुमायूं के लिए चैलेंज बहुत ज्यादा थी, इसलिए उनके ऊपर शेर शाह सूरी की तरफ से काफी सारे अटैक किए गए, वो हार भी गए। और दूसरी चीज, सल्तनत को बांटने का काम भी बहुत तेजी से चल रहा था। आप सब जानते होंगे कि मुगलों के अंदर एक कंसेप्ट था कि जब किसी भी राजा की डेथ हो जाती थी तो प्रॉपर्टी जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट ब्रदर्स के अंदर की जाती थी। यही वो चीज है जिसने हुमायूं को थोड़ा सा कमजोर किया। एंड फाइनली हार के बाद, शेर शाह सूरी से हारने के बाद उनको इंडिया छोड़ना पड़ा और जाके सफाविद डायनेस्टी के अंदर काफी समय बिताया। ये वो समय था जब हुमायूं को ऐसा लगा कि शायद थोड़ा सा समय लिया जाए, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन, आर्मी को बेटर किया जाए और उसके बाद अटैक किया जाए, बट ये समय नहीं आया। आप सब जानते होंगे कि शेर शाह सूरी ने सबसे ज्यादा समय सफाविद डायनेस्टी में ही बिताया। उनके साथ एक एग्रीमेंट किया गया जहां पे उनकी कोशिश ये थी कि शायद में भी कंधार का रीजन देके वो इंडिया को फिर से दोबारा से ज्वाइन करे। लेकिन उसके बाद शेर शाह ने एक बहुत बड़ी सल्तनत भारत के अंदर खड़ी की। मुगलों की तरफ से ऐसा कोई भी रूलर ना हो पाया जो शेर शाह के सामने खड़ा हो। अब वेट इस चीज का किया जा रहा था कि कब शेर शाह की डेथ होगी और फिर से एक मुगल अथॉरिटी इंडिया पे लागू हो सकती थी। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो पीरियड आता है अकबर का। हुमायूं के जाने के बाद ये गोल्डन पीरियड माना गया है। इस पीरियड के अंदर आपको देखना होगा कि सोसाइटी, द इकोनॉमी, पॉलिटी, मिलिट्री, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, द रेवेन्यू पॉलिसी ऑफ अकबर विद ए रिलीजियस पॉलिसी। यू ऑल नो दैट कि इस समय भारत का जो जीडीपी था वो पहले नंबर पे रखा गया। काफी सारा ट्रेड एंड कॉमर्स को भी बढ़ाया गया, रोड,
बहुत सारे बढ़ाए गए, उसके साथ साथ आर्ट के ऊपर भी बहुत ज्यादा काम हुआ। इसके साथ अकबर के द्वारा पेंटिंग और सबसे ज्यादा ट्रांसलेशन जो बुक्स की गई, क्योंकि वो चाहता था कि एक सेक्युलर नेचर के थ्रू वो रूल करे। इसके साथ अकबर ने काफी सारी कोशिश की वो किसी तरीके से राजपूतों के साथ एक अच्छी रिलेशन को क्रिएट करे। टाइम पीरियड 1556 से शुरू हुआ और जाके 1605 के अंदर एंड भी होता है। यह अपनी रिलीजियस टॉलरेंस पॉलिसी के लिए जाना जाता है, जहां पे एक नया कंसेप्ट लाया गया, सूले कुल। आप सब जानते होंगे कि अकबर की तरफ से यह कोशिश थी कि ऐसा रिलीजन हो जिसमें सब लोग आके डिस्कशन करें, डिबेट करें और ऐसा कोई पीसफुल को एग्जिस्टेंस निकले जहां पे सारे धर्म के लोग एक साथ को एग्जिस्ट करें। इसके साथ ही अगर आप जानेंगे तो उनकी एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी बहुत ही ज्यादा सेंट्रलाइज थी। कोशिश यह थी कि किसी तरीके की मनसबदारी सिस्टम, दीने इलाही और सबसे ज्यादा अपने आर्ट एंड आर्किटेक्चर को बढ़ाने वाला भी द ग्रेट अकबर ही कहलाया। इकोनॉमी के तौर पे अगर आपको याद होगा तो ये सारे कंसेप्ट अगर आप देखेंगे तो मनसबदारी सिस्टम, जिसमें मिलिट्री कम एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम लाया गया था ताकि भारत के ऊपर एक बहुत बड़ा कंट्रोल हो। ये सारी चीजें आपको जीएस के अंदर कंप्लीट इंफॉर्मेशन के थ्रू पढ़नी है, बट एनसीईआरटी में आपको यह याद रखना है कि मनसबदारी सिस्टम को इंप्लीमेंट करके वो ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करते थे। साथ में कोशिश ये होती थी कि लैंड को पूरी प्रॉपर्ली सर्वे किया जाए, उसके बाद एक पीजेंट को दिया जाए जिससे वो वहां से ज्यादा प्रॉफिट कमा पाए। साथ में ही हमारे पास यहां पे कंसेप्ट जो आता है दैट इज द जहांगीर। ये पीरियड मुगलों के लिए थोड़ा सा डिक्लाइनिंग पीरियड रहा। याद रखिएगा कि इसी पीरियड में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने फरमान लेना भी शुरू किया। इसी समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस डच, ब्रिटिश इंडिया कंपनी वर्सेस पुर्तगाल्स की लड़ाइयां भी चल रही थी। जहांगीर ने इनिशियली स्टेज में ब्रिटिशर्स को फरमान देने से मना कर दिया, लेकिन लेटर ऑन उनको ऐसा लगा कि शायद मे बी बेटर होगा कि अगर इनके साथ एक ऐसा कनेक्शन बने, और काफी सारे फरमानों की यहां पे बात की गई है। एंड जहांगीर इज नोन फॉर इट्स मेजरली फॉर पेंटिंग सबसे, एंड दिस पीरियड इज नोन एज द गोल्डन पीरियड बिकॉज इसी समय सारी पेंटिंग की शुरुआत भी हुई। उसके बाद पीरियड आता है शाहजहां का। आप जानते होंगे कि मेनली ये आर्किटेक्चर के लिए जाने जाते हैं और सबसे फेमसली ताजमहल के लिए जाने जाते हैं। उसके साथ साथ अब पिटारा ड्यूरा, उसके बाद उनकी पेंटिंग, फिर उनके म्यूजिक, सूफी संत, और ये ब्लेंड ऑफ इस्लामिक और आपको इसमें पर्शियन कल्चर देखने को मिलेगा। कहा यह जाता है कि इस समय यह कल्चर बहुत ज्यादा स्प्रेड हुआ और थ्रू आउट द इंडिया स्प्रेड हुआ। कोशिश यही थी कि इस तरीके के आर्किटेक्चर बहुत ज्यादा बनाए जाएं, लेकिन यही वो समय था जब भारत की आर्थिक स्थिति भी बहुत ज्यादा खराब थी, क्योंकि उन्होंने काफी पैसा इस चीज में लगा दिया। साथ में ही हम ये मानते हैं कि ये शाहजहां का पीरियड डेक्कन के रीजन के लिए बहुत ज्यादा खराब भी निकला। काफी सारे अटैक किए गए और वो कैप्चर करना चाहते थे वो एरिया, लेकिन लेटेस्ट स्टेज के अंदर उनके बेटों के बीच में हुई लड़ाई की वजह से मुगलों को अपनी सल्तनत भी गंवानी पड़ी। यह समय इन कटसल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ भी चलता रहा, जो मद्रास के अंदर एक बहुत बड़ी एडमिनिस्ट्रेशन लेके बैठे हुए थे। यहां से कार्नेटिक का इशू भी चल रहा था, साउथ साइड डिक्लाइनिंग फेज में था। तो अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए बहुत सारी कोशिश की गई। इसके लिए इन्होंने अपने बेटों को अलग अलग एरियाज में एज ए गवर्नर के तौर पे भेजा, जिसमें औरंगजेब एक बहुत बड़ा नाम निकला और वहीं से शुरुआत होती है द डिक्लाइनिंग ऑफ द एम्पायर ऑफ मुगल्स, which started in 1658 to 1707 and remain. Now see, this is the largest territory under this Aurangzeb because Orthodox and the Islamic, which is known as the Sharia law. Sharia law is simply means when we have both the Quran and the Hadith. ये पूरा कंप्लीट मिक्सचर ऑफ दोनों बुक्स को शरीयत लॉ के अंदर लाया जाता है, जहां कोशिश ये थी कि वहां पे ज्यादातर सुन्नियत फॉर्म के अंदर जो हनफी मसलक के लोग हैं वही हो, और इसी के चलते हुए औरंगजेब की बहुत सारी लड़ाई डेक्कन साइड में हुई। इट वॉज अ बैटल बिटवीन द टू सेक्ट, बिटवीन द शिया एंड द सुन्नी, और वो मैं आपको पीछे करवा भी चुका हूं। होपफुली यू विल गो थ्रू बट दैट। और उसके साथ ही पर्टिकुलरली इनकी रिलीजियस इनटॉलरेंस की वजह से बहुत ज्यादा नुकसान मुगलों को उठाना पड़ा। इसके बाद हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके की एडमिनिस्ट्रेशन थी और आर्ट को भी देखेंगे। सो होपफुली इन द नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस अबाउट द आर्ट एंड कल्चर एंड एज फार एज देयर एडमिनिस्ट्रेशन इज कंसर्न। रिमेंबर, सबसे ज्यादा क्वेश्चन हमें एडमिनिस्ट्रेशन से पूछे जाते हैं। सो स्टे सेफ एंड स्टे बेस्ट। बाय बाय।